हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं, जिसके तहत मैं आपको संविधान का भाग 1 भाग 2 विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि यूपीएसआई और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, इन सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 भाग 2 की। बात करें संविधान के भाग 1 भाग 2 की, तो भाग 1 पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 to 4 है। मतलब भाग 1 में 4 आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि भाग 1 का नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या है? तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 1 का नाम है। मतलब संघ है और उसके जो राज्य हैं उन सब का जो क्षेत्र है ये भाग 1 कहलाता है। ठीक है, तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र क्या है? भाग 1 है। इस भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 4 अनुच्छेद हैं। तो बात करते हैं हम पहले अनुच्छेद की। तो आप ये याद रखेंगे कि पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाग 1 का नाम क्या है? तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। कह रहा है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। तो आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे देश का नाम जो मिलता है वो 2 नामों से जाना जाता है, वो एक भारत तथा इंडिया। तो आप याद रखेंगे हमारे संविधान में हमारे देश का वर्णन किन नामों से है। तो आप बता सकते हैं इंडिया और भारत। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे कि बताइए हमारे संविधान में भारत मतलब हमारे संविधान में हमारे देश को किस नाम से वर्णित किया गया है। तो आपका जवाब होगा इंडिया तथा भारत। 2 नामों से जाना जाता है, एक इंडिया तथा भारत। हिंदुस्तान नाम का जिक्र संविधान में वर्णित नहीं है कि हम लोग बुलाते भी हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है। तो आप याद रखेंगे हमारे संविधान में भारत को मतलब 2 नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। ठीक, तो याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात ये कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, 8 क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में। और जबकि पहले क्या थे? अगर इससे पूर्व की बात किया जाए तो हमारे भारतीय संविधान में या हमारे देश में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और आपको बता दें अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत इसे जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो इस तरह से जानते हो एक राज्य कम हो गया। तो राज्य कम हो गया, राज्य कितने बचे? 28। 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, तो पहले 7 थे, टोटल मिला के कितने हो गए? 9। तो अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो 9 बता रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ आपने लिख तो 8 रखा है। ये 8 क्या है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली और आपका दमन दीव इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ठीक है, तो इसी कारण से अब फिर से 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। मतलब भारत में वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितने राज्य हैं तो आपका जवाब होगा 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका जवाब होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका क्या है? लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इतनी बात। तो आर्टिकल फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। मतलब 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भारत जो है वो संघ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और हमारे भारतीय संविधान में किन नामों से भारत को वर्णित किया गया है? तो इंडिया तथा भारत। और किस नाम से नहीं मिलता है? कौन सा नाम भारत का नहीं मिलता? तो हिंदुस्तान नाम का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो आप आर्टिकल फर्स्ट समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको आर्टिकल फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आर्टिकल सेकंड की बात करें। आर्टिकल सेकंड कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, मतलब नए राज्यों का जो प्रवेश होगा यानी निर्माण होगा और उनका जो गठन होगा वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक है, लेकिन और आर्टिकल 3 भी आप देख लीजिए, इसी जगह पे आर्टिकल 3 भी देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको ना
तो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, ऊपर भी कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तो दोनों में तो सर आप दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें, देखो मैंने नोट में लिख रखा है कि वे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, वे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 2 में उन राज्यों का प्रवेश एवं गठन की बात करता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं, मतलब जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में वर्णित नहीं है, उनकी बात करता है। उसके अलावा अगर कोई भारत में शामिल होगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत। कहने तात्पर्य यह है कि भारत अभी जैसे कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाए, भारत तिब्बत को जीत ले, और तिब्बत को जब भारत जीत लेगा और तिब्बत को जब भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तो इसे किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा, तो अनुच्छेद 2। क्यों? क्योंकि तिब्बत भारत का पहले हिस्सा नहीं था, बाद में उसे बनाया गया। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं, सिक्किम जो था पहले भारतीय संघराज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, उसे बाद में संघराज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो जब उसे बाद में बनाया गया तो ये क्या था, ये बाहर से आया, तो इसे अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया। और जैसे कि बात करें आर्टिकल 3 की, क्या कर रहा है, जैसे आपके छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनको जो बनाया गया है वो आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा भारतीय संघ के नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन वो किस तरह से होगा, वो आर्टिकल 3 में होगा। ठीक है, और आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, लेकिन उन राज्यों का जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ना तो किसी पुराने राज्य को तोड़ के नया बनाया जा रहा है, मतलब बाहर से कोई नया राज्य शामिल कर लिया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए भारत अटैक करके अभी बांग्लादेश को अपने मिला ले, है ना, तो ये जो बांग्लादेश को जो मिलाएगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, हमारी युद्ध पॉलिसी नहीं है जैसा कि मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि भारत अगर ऐसा करता है तो अगर जैसे बांग्लादेश पर आक्रमण कर ले और बांग्लादेश को जीत ले तो बांग्लादेश जो भारत में शामिल हो जाएगा, तो बांग्लादेश जो भारत में शामिल होगा वो किस अनुच्छेद से आएगा, तो आर्टिकल 2 के तहत। अब बात समझ लीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को भी तोड़ करके जैसे उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, तो ये किस अनुच्छेद के तहत शामिल हुआ था, तो ये आर्टिकल 3 के तहत शामिल हुआ था। तो आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस समझ गए। आर्टिकल 2 में मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, अगर उन्हें भारत में शामिल किया जाता है तो आर्टिकल 2 में आएगा। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके संयुक्त प्रांत फिर से कर दिया जाए। ठीक, तो ये जो नाम परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 3 के तहत। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया, इन्हें 2000 में इन्हें पृथक किया गया था, नए राज्य बनाए गए थे वर्ष 2000 में तीनों। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, ठीक, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और 2000 में इनको नए राज्य बना दिया गया। तो ये क्या किए गए, पुराने राज्य थे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, इनमें से क्या कर दिया, इनको तोड़ करके एक नया राज्य बना दिया गया, उनका नाम परिवर्तित कर दिया, उनको नया नाम दे दिया गया। तो इस तरह से जब कोई काम होगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। आशा करते हैं आपको आर्टिकल 1, 2, 3 ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है इंडिया, जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आर्टिकल 2 की बात करेगा तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, लेकिन वे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 3 में क्या कहता है, भारतीय संघ के नए राज्य, मतलब देखो पहले ही कह रहा भारतीय संघ के, मतलब ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा हैं, उनके राज्यों में नाम में, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा में परिवर्तन करके कोई नया राज्य बना दिया जाए तो आर्टिकल 3 के तहत वो आ जाएगा। अब आपको बता दें कि इस आर्टिकल 3 के तहत 2 शर्तें भी हैं। इस आर्टिकल 3 के तहत हमें 2 शर्तें बताई गई हैं। वो शर्तें क्या हैं, वो शर्तें ये हैं कि शर्त तो पहली शर्त ये है, अच्छा ये पहले आपको बता दें, ये जो नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेगा, ये परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, राज्यों को है या राष्ट्रपति को है या प्रधानमंत्री को है या मुख्यमंत्री को है या राज्यपाल को है, किसे है, ये विधानमंडल को है या संसद को। तो आपको बता दें, इन किसी भी राज्य के निर्माण में, उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन में, या किसी राज्य को अपने भारतीय क्षेत्र में शामिल करने में, ठीक, ये जो सब काम करता है, ये सब कौन करता है, संसद करता है। कौन करता है, सॉरी, संसद
करती है, करता है नहीं, करती है, संसद करती है। ठीक है, कौन करती है? संसद। तो आप याद रखेंगे, किसी भी नए राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा तो कौन करेगी? संसद करेगी, आप याद रखेंगे। और इसके तहत आर्टिकल 3 के तहत 2 शर्तें बता दी गई हैं। वो शर्तें क्या हैं कि राष्ट्रपति तो संसद जो है वो अध्यादेश जो भी जिस राज्य किसी भी राज्य राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा, सपोज मान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के नाम सीमा क्षेत्र अथवा उसको तोड़ करके एक नया राज्य बनाना है हमको। ठीक है, नया राज्य बनाना है तो क्या करेगी? संसद पहले उस अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। राष्ट्रपति पहले उसको मंजूर कर देगा, यानी मंजूरी दे देगा। फिर राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस संबंधित राज्य से, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तित करना है तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल को भेजेगी। आपको पता है जैसे कि केंद्र में संसद होती है वैसे राज्यों में विधानमंडल होती है। तो राज्य की विधानमंडल को जब भेजेगा, जैसे कि जब राज्य की विधानमंडल में आएगा वो और राज्य की विधानमंडल को भेजता है जब, तो उसको एक निश्चित समय दे देता है कि आप इस समय के अंतर्गत आप हमें इसका उत्तर दें कि हम आपके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, जो भी है आप इसका हमें दिए गए समय सीमा के अंतर्गत इसका उत्तर दें। परंतु उस दिए गए उत्तर को या उस दिए गए मत को जो है राष्ट्रपति मानने के लिए विवश नहीं है, यानी बाध्य नहीं है। कहने का तात्पर्य 2 शर्तें बताई। पहली शर्त, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, आपको संसद को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। जब राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिल जाएगी तो दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस संबंधित राज्य जिसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा उस राज्य की विधानमंडल को भेजेगा, मतलब राष्ट्रपति भेजेगा। और जब उस पर जो मत होगा वो विधानमंडल का निश्चित समय में आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, लेकिन किसी भी हाल में वो उस विधानमंडल के मत को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह यह स्पष्ट होता है कि संसद बिना राज्यों की अनुमति के उसके नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आपको पता है जब भाई राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो संसद है वो बिना राज्यों की अनुमति के ही उसके नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, मतलब राज्यों का तो विभाजन हो सकता है परंतु संघ का विभाजन नहीं हो सकता, तो इसलिए विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ठीक है, तो ये 2 शर्तें हैं आर्टिकल 3 के तहत। आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 3 के तहत मतलब हमने बताया कि अब किसी नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो क्या प्रक्रिया है। तो पहली बात, किसी नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो दायित्व है वो किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद के तहत उसके 2 शर्तें दी गई कि संसद पहले तो इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए भेजेगी। फिर दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य की विधानमंडल को भेजेगा, दिए गए समय में मत उसका चाहिए होगा। अगर आ जाता है तो ठीक, और अगर वो विधानमंडल वो स्वीकार कर लेती है इस बात को तो भी ठीक, नहीं स्वीकार करती तो भी ठीक, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। तो इस तरह कह सकते हैं कि संसद किसी भी राज्य की अनुमति के बिना ही उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक, लेकिन अमेरिका में जस्ट इसके विपोजिट है। अमेरिका में क्या है, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमा में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति से नहीं कर सकती। मतलब जब तक राज्यों की अनुमति नहीं होगी तब तक अमेरिका में किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब ना तो वहां राज्य भी विभाज्य हो सकता है, ना ही संघ अविभाज्य हो सकता है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है और अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो मैंने डिटेल में बताया, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया हम आपको, लेकिन अगर पूछ भी देता है तो आपको मैंने इतनी जानकारी दे दी है कि आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आर्टिकल 1, 2 और 3 आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 4 की। हम चलते हैं आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन, मतलब जो भी संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी बाहरी संघ राज्य को भारत में शामिल किया जाता है आर्टिकल 2 के तहत तो वो, और आर्टिकल 3 के तहत किसी पुराने राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है या नए राज्य का निर्माण कर दिया जाता है वो, तो ये जो 2 होंगे आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कार्य होगा वो संविधान आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, उसे एक साधारण संशोधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साधारण
साधारण संशोधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? साधारण संशोधन कहा जाएगा। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 4 में ये कहा गया केवल कि 2 और 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे केवल साधारण संशोधन कहा जाएगा, ठीक है। तो आप बात समझ में आ गई होगी आपको। आर्टिकल 4 भी, तो आर्टिकल फर्स्ट मैंने बताया कि आर्टिकल फर्स्ट में भारत था इंडिया, जो कि राज्यों का संघ है, आप याद रखेंगे, यानी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में कह दिया गया है कि नए राज्यों का गठन एवं उनका प्रवेश है आर्टिकल 2 में, ठीक। वो भी कौन से? जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 3 में कह दिया गया कि जो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन जो होगा वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 4 कह दिया गया कि 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो क्या किया जाएगा? वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे साधारण संशोधन कहा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण केवल इतना ही है कि इसमें पूछा जाता बताइए भाग 2 में है क्या, तो आपको बताना होगा भाग 2 में नागरिकता है। अब भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। और नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो आपको बताया कि नागरिकता हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कौन सी नागरिकता? भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। लेकिन भारत में जिस प्रकार एकल नागरिकता है उसी प्रकार कनाडा में भी एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका की बात करें, अमेरिका स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जबकि दोहरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिका के मतलब भारत की तरह कनाडा में भी एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहां से ली गई है भारत में? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आप याद रखेंगे कि नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है यहां पर कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा बताइए भाग 2 में क्या है? तो आपका जवाब होगा भाग 2 में नागरिकता है। यही क्वेश्चन पूछता है। बाकी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक बार देख लीजिए आप एक सरसरी नजर में। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आपको पता संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात कर रहा है, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय जो व्यक्ति थे उनको नागरिकता की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में हैं और भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक। जो पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का जो दी जाएगी वो आर्टिकल 6 के तहत है। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान को जाने वाले मतलब ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान पहले चले गए हैं तथा पुनः वापस आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 7 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा देने वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए। पहला आर्टिकल 5 में है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 में है पाक टू इंडिया मतलब पाक से, यानी पाक मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और आर्टिकल 7 में क्या कहता है? पहले पाक टू मतलब इंडिया टू पाक मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 7 के तहत आपको दिया गया है। आर्टिकल 8 की बात करें तो कह रहा भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को, मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं तो उन्हें के नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 8 के तहत है। बहुत सारे व्यक्ति जो कुछ व्यापार करने के माध्यम से और कुछ जॉब करने के माध्यम से आप विदेश चले जाते हैं तो उन व्यक्तियों को जो नागरिकता है वो आर्टिकल 8 के तहत है। जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक, वो भारतीय मूल के हैं तो उन्हें नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 8 देता है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता मिलने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कह रहा विदेशी नागरिकता मिलने पर भारत की नागरिकता स्वतः न, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विदेशी नागरिकता मिल गई है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसा संविधान में वर्णन किया गया है, ठीक। कि अगर आपको किसी विदेशी देश की नागरिकता मिल जाती तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी कह दो कोई आप इंफॉर्मेशन दें, कोई आप लेटर दें, कोई चिट्ठी लिखें कि मैंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिया, आप मेरी नागरिकता रद्द कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में स्पष्ट शब्दों में वर्णित कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसे भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप याद रखेंगे। और ये किसके तहत है? तो आर्टिकल 9 के तहत है, ठीक। ये आपको समझना है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब आपके नागरिकता का जो अधिकार है वो आपका बना रहेगा। कैसे? कह रहा है कि आर्टिकल 9 के तहत नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब जैसे आपका भारत के नागरिक हैं तो किसी व्यक्ति के कहने पर आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है।
या आप कहते हैं मान लीजिए कोई इलेक्शन हो उसमें वोट ना डालने जाएं, तो आप कह दिया कि आपने भैया वोट नहीं डाला इसलिए आपकी नागरिकता छीन ली गई, आप इस देश के नागरिक नहीं रहे हैं अब, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नागरिकता के अधिकार का बनाना मतलब आपकी नागरिकता को, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता, ऐसा आर्टिकल 10 आपको कहता है। आर्टिकल 10 मतलब अनुच्छेद 10 आपको बताता है कि नागरिकता के अधिकार का बना, आपके नागरिकता का अधिकार जो है वो बना रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, कहने मतलब यदि आपको नागरिकता चाहिए भारत की तो आप संसद में पंजीकरण के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, कोई पत्र देकर के आप संसद के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संसद नागरिकता संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो इतने ये अनुच्छेद जो हैं, जो आप अनुच्छेद देख सकते हैं, एक बार पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं अनुच्छेद, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है, ये अनुच्छेद एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं अभी तक नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाते हैं। खाली मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाग 2 में क्या है, यह नागरिकता किस अनुभाग में है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नागरिकता किस भाग में, ऑप्शन में दे देगा भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 6 में, 4 में है, तो आपका जवाब होगा भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक, लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये जरूर बनता है कि नागरिकता का अर्जन, कि नागरिकता का जो अर्जन है वो किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो कि इस भाग से बनता है क्वेश्चन कि नागरिकता का अर्जन किस तरह से होता है, तो आपको बता दें नागरिकता का अर्जन जो 5 शर्तों के अकॉर्डिंग होता है, ये अर्जुन नहीं अर्जन है। ठीक है, ये कटा है, लग गई मात्रा। ठीक है, तो नागरिकता का जो अर्जन की 5 शर्तें हैं आप याद रखेंगे। तो नागरिकता हमें भारत में नागरिकता किस तरह से प्राप्त होती है, तो 5 तरीके से नागरिकता हमें भारत में प्राप्त होती है, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर भी पूछ देता है, उनके नाम भी पूछ देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आप याद रखें कौन कौन सी हैं, तो वंशानुगत है, मतलब आप वंश परंपरा के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। जन्म से, आपको जन्म से नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, कहने का मतलब यदि पंजीकरण के द्वारा का मतलब यह है कि यदि आप भारत में 7 वर्ष तक रहते हैं और तो आप संसद में पंजीकरण के माध्यम से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिकरण की बात करता है, प्राकृतिक और देशीकरण से बात करता है। देशीकरण का तात्पर्य यह है प्राकृतिक रूप से, और देशीकरण के रूप से मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो और आप किसी ऐसे देश से संबंधित ना हो जो कि अवैध हो, यानी आतंकी हो या मतलब भारत से उसके संबंध ठीक ठाक ना हो, उससे संबंधित ना हो, तो आपको, और आप भारत में 10 वर्ष तक रह रहे हो तो आपको प्राकृतिकरण और देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल मतलब जो कि 5 नंबर कह रहा है वो कह रहा है क्षेत्र समावष्टि के आधार पर, मतलब जैसे भारत कोई क्षेत्र किसी बाहरी क्षेत्र को एक्वायर करे तो उसके उस क्षेत्र में जो निवास कर रहे लोग हैं उनको जो है क्षेत्र समावष्टि के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर बताया कि जैसे भारत अभी बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे और बांग्लादेश को भारत में शामिल कर ले, तो बांग्लादेश के जो नागरिक होंगे उन्हें सबको भारतीय नागरिकता इस शर्त पर दे दी जाएगी क्योंकि वो क्षेत्र मतलब जो बांग्लादेश क्षेत्र जो है वो अब भारत का क्षेत्र हो गया है, इस शर्त पर तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो आप याद रखेंगे कि नागरिकता अर्जन जो है वो कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से नाम भी याद रखेंगे, एक वंश परंपरा, दूसरी जन्म से, तीसरा पंजीकरण से और चौथा प्राकृतिकरण से और क्षेत्र समावष्टि के आधार पर। जो प्राकृतिकरण है उसे ही देशीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 तरीके से जो मतलब नागरिकता मिलती है वो 5 तरीके से, वंशानुगत और एक तरीके से जन्म से और तीसरा पंजीकरण से, फिर उसके बाद देशीकरण कह लो और 5वां क्षेत्र समावष्टि के आधार पर या भूमि अधिग्रहण मतलब भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं आपको ये भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में समझ में आ गया होगा। देखो जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करता आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में आना नहीं है तो आपका टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। जो कि देखो स्टडी 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है कॉमन। तो आप कॉमन मत करें, स्टैंडर्ड स्टडी करें जो कि समय कम है आपके पास और अच्छे से तैयारी करें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर अत्यधिक फोकस करें। ठीक है, तो आप भाग 1 भाग 2 समझ में आ गया होगा कि भाग 2 से केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता या नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता हमें किस तरह से मिलती है, तो 5 तरीके से मिलती है। कौन से, तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण से या क्षेत्र समावष्टि के आधार पर, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने आज के टेस्ट की। इस वीडियो से संबंधित जो टेस्ट है इन 2 चैप्टर से संबंधित, तो बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड टेस्ट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आप समझ पाएंगी कि एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैंने इस टेस्ट को इंक्लूड किया है ताकि आप जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँ आपके साथ में, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन
पेपर जो हमने इंक्लूड किया है उसे जरूर भी उसे भी सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये टेस्ट जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि जो रिसेंटली एग्जाम लगे हैं आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट का, क्या संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखो सीधे सीधे पूछ रहा है भाई, हमने बताया था नया राज्य बनाने, नया राज्य के गठन करने, उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अब संसद को अधिकार ये किसके तहत दिया गया है? कह रहा संविधान में निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बना, शामिल करने की बात नहीं कर, नया राज्य बनाने का अधिकार है। बनाएगी किसके तहत? तो आर्टिकल 1 के तहत बनाएगी, आर्टिकल 2 के तहत बनाएगी, आर्टिकल 3 के तहत बनाएगी या आर्टिकल 4 के तहत बनाएगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप हो जाएगा, जिसका जैसा कि आपको आंसर दे भी रहे होंगे, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? ऑप्शन में संसद दिया है, लोकसभा दी है, राष्ट्रपति दिया है, सर्वोच्च न्यायालय दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये सब अधिकार केवल 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 मात्र संसद को दिया गया है। संसद ही किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में उसके परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए तो साधारण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, 3/4 बहुमत चाहिए, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि आर्टिकल 4 चीख चीख कर कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसे केवल साधारण संशोधन माना जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण संशोधन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऐसा कौन है जो संवैधानिक उपबंध नहीं है, मतलब संवैधानिक रूप से सही नहीं है? तो कह रहा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, बिल्कुल सही है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, ये भी सही है, किसी राज्य का क्षेत्र को घटा करके हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, इस तरह से भी कर सकते हैं। कह रहा एक राज्य, मतलब एक राज्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये बिल्कुल गलत है। राज्य को संघ राज्य क्षेत्र शामिल करने का अधिकार नहीं है, केवल संसद को अधिकार है कि वो नए राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो अब इसका गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आपको बता दें, ऑप्शन में राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो भाषाई आधार पर किसी राज्य का जो गठन किया गया था तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। आप याद रखेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1956 में आया था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1956, किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। तो याद रखेंगे। और पहला गठित होने वाला राज्य कौन था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश था। आप ये जरूर याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1956 में आया था। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, कौन सी सही है? आपसे पूछ रहा है ये निम्नलिखित नीचे ऑप्शन में विशेषताएं दी गई, इनमें कौन सी सही है? पहला पूछ रहा है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बिल्कुल गलत है। राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी गलत है, राज्य की एकल नागरिकता भी नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है, अभी तक जम्मू कश्मीर को
अलग दर्जा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की एकल नागरिकता अलग से थी। ठीक, जम्मू कश्मीर के निवासी जो थे उनको दो ही नागरिक, जम्मू कश्मीर की नागरिकता हो गई थी और एक भारत की नागरिकता थी। लेकिन ऐसा कुछ भारत में नहीं है। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर को जैसे धारा 370 के हटा करके एक विशेष राज्य का जो दर्जा था वो उससे छीन लिया गया है। ठीक है, अब उसे दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, मैंने बताया आपको। तो अब जो है भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। मतलब ऐसा कौन है जो नागरिकता संबंधी शर्तों को निर्मित करता है या उसकी निर्धारित करता शर्तों को। ऑप्शन में चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से हैं या संसद है। दोस्तों आपको बता दें, हमने बताया कि कोई भी, हमने कहा संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का नियमन, मतलब जो भी है नागरिकता संबंधी जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो किसे बनाने का अधिकार है, तो केवल मात्र केवल संसद को है। तो आप याद रखेंगे, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम कौन है, तो संसद जो है उसके लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955, आपको पता नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था कि उसके अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, मतलब पंजीकरण, तीसरी शर्त जो हमने पहले बताया था कि आपको वंश परंपरा, दूसरी जन्म, तीसरा पंजीकरण, चौथा बताया था प्राकृतिकरण या देशीकरण, पांचवा बताया था क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ठीक है, तो करा कि तीसरी बात करा, तीसरी शर्त की कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो ऑप्शन में 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, 7 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रह रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, अनुच्छेद जो फर्स्ट अनुच्छेद कह रहा है, कह रहा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का समूह है, बिल्कुल गलत है। राज्यों का फेडरेशन, ये भी गलत है। राज्यों का कन्फेडरेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है राज्यों का यूनियन, यही करेक्ट है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन, समूह नहीं है। आप समझ रहे होंगे समूह और संघ तो एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। समूह दूसरी बात हो गई और संघ दूसरी बात हो गई। तो आप याद रखेंगे कि ऑप्शन में कि आप याद रखना कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। तो दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो राज्यों का यूनियन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बनते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की कराए। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। मतलब यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना, मतलब भारतीय संघ में कोई नया राज्य बनाना है, उसे शामिल करना है, तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। ऑप्शन में 5वीं अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले अनुसूची चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने उससे वीडियो देखा होगा तो आपका ये जवाब भी आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में अगर किसी नए राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में या नए राज्य का गठन करना है तो वो सब किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। अगर कोई नया राज्य भारत में शामिल होता है तो वो अनुसूची प्रथम में, क्योंकि अनुसूची प्रथम क्या कहती है, भारत तथा राज्यों का संघ। अनुसूची प्रथम है राज्य एवं उसका संघ, ये क्या है, प्रथम अनुसूची। और दूसरी अनुसूची क्या कहती, हमने बताया था दूसरी और तीसरी अनुसूची को रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम कोई नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी करने के लिए पहले क्या सोचते हैं कि पहले वेतन चाहिए, वेतन क्या होगा, और वेतन के बाद जब हमको वेतन ठीक ठाक लगता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि शपथ ले लेते हैं कि हम यहाँ पर नौकरी करेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ते, और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। मैंने रिलेट करके बताया था कि भाई जब भी कोई हम नौकरी करते हैं, जब भी कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो हम पहले हमारे माइंड में यही विचार आता है कि सैलरी क्या होगी। जब सैलरी हमको ठीक ठाक लगती है तब हम नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, और नौकरी ज्वाइन करने को ही हम क्या कहते हैं, शपथ कह लेते हैं। तो याद रखना पहले क्या आएगा, वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ आ जाएगी। और चौथी अनुसूची क्या कहती है आपकी, चौथी अनुसूची बताया था हमने, चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची क्या कहती है, SC ST, तो मतलब वही कि SC ST क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है वो पांचवी अनुसूची में आ जाता है आपको। तो ये 5 अनुसूचियां भी मैंने बता दी, और इस अनुसूची, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रथम अनुसूची हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट क्लास में।